पर पेपर पेन बंद करो, इसका तब तक रिजल्ट आ जाएगा, वो देख लेंगे। इधर ध्यान दो, ठीक। चलो इधर ध्यान, छोड़ो पेपर पेन, छोड़ दो सारे लोग यहाँ। हाँ, और मुझे लगता है अगर ठंड वंड लगे तो एसी वेसी बंद कर लेना ना, तबीयत खराब मत करना। हाँ मतलब बीच बीच में ऑन ऑफ करते रहना ना, ऐसे करते टाइम। भाई जिसके अंदर ज्यादा ही गर्मी आ रही तो हम कुछ कर नहीं सकते उसका, है ना। देखो, जब आप ब्रूनर के बारे में बात करोगे तो ब्रूनर से रिलेटेड ना कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि ब्रूनर की किताब क्या है, ब्रूनर क्या है। दीदी आप आए हो कि जा रहे हो? ओ, बैठा बैठा बैठा। कल ना जाकिर खान का एक शो था, मैं बड़े दिन सोच रहा, मुझे नहीं पता था उसमें सरप्राइज जितने मिलेंगे, पर मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो कहते हैं ना डे ऑफ माय लाइफ। मतलब मैं इतना हंसा हूं कि सोचो जो स्पेक लगा था उसको है ना आंसू से भर गए, इतने आंखों से वो ऐसे पूछ रहा था जैसे पता नहीं कोई विदाई हो रही मेरे वाले की है ना। तो इतना गंदा हाल भाई, इतना ज्यादा हो। बट उसमें ना सिर्फ शुरुआत में ना एक ऐसा कांड हुआ जिसकी वजह से ना भाई वो जो एंकर था ना, उसने ना बिल्कुल उसे पूरी की पूरी स्टेज की थीम ही बदलनी पड़ी। मतलब स्पेशल टिकट थे जो हम अगले तीसरी रो में थे, हमारे सामने इंडियन हॉकी टीम बैठी थी, मैं तीसरी पे था, दूसरी वो थे आगे। अब सरदार जी और सरदार जी की होने वाली गर्लफ्रेंड आई थी वहां, और वो क्या है बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ, बीच में शो थोड़ा लेट शुरू हुआ तो सरदार जी और सरदार जी की गर्लफ्रेंड भी घूमने चले गए। अब वो बाजू वाले को बोल के चले गए कि यहाँ किसी को मत बैठाना, जैसे तुम कह रहे थे ना भी यहाँ कोई बैठा है वही वाला। इतने में आए एक और दूसरे वाले रोहिणी के कोई ओलिवन बेच करके कोई वो था रेस्टोरेंट वाला, वो आया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, होने वाली जो वाइफ थी उसके साथ। उसने कहा कोई बैठा हो, तो दूसरा लड़का जिसे काम दिया गया था तो उसने कहा हाँ जी यहाँ तो बैठे हैं। उसने कहा नहीं अब तो मैं बैठूंगा। जिद हो गई, और जिद होने के बाद वो क्या है वहीं बैठ गए। अब थोड़ी देर में सरदार जी और सरदार जी की होने वाली वाइफ आ गई। अब वो बैठने लगे भाई, अब सरदार जी तो सरदार जी माने ना, पूछे कहाँ गए भाई, ऐसा हुआ वो उठे ना जो दूसरे बैठे थे, और सर क्योंकि भाई आप सेकंड रो में कोई बैठा है तो सामने बिल्कुल स्टेज के, तो क्या सेंटर में थे हम बिल्कुल। उसके बाद भाई सरदार जी इतना बदतमीज था, उस लड़के के सामने खड़ा हो गया यूं। अब वो एंकर ने सीधा उससे वो कह रहा मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं करते टाइम। फिर उसने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल तुम्हारे साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जरूरी था वो, जैसे तुम करते हो। तो उसने ये वाली बात के साथ कि भाई अगर तुम छोड़ के गए थे तो रुमाल उमाल टेक के चले जाते जैसे हम लोग करते हैं ना। कह रहा जी ऐसा नहीं, तो बहुत देर तक हुई पर सरदार जी माना नहीं। फिर फाइनली उसने क्या करा, जो एंकर था ओपी दवर जो था, उसने करा कि चलो आप एक काम करो, नहीं तो शो खराब होगा शुरुआत में। आप बाजू में क्या, जैसे इसने चेयर लगवाई तो उसके लिए स्पेशल क्या लगवा दी गई, चेयर लगवा दी गई। चेयर लगवाने के बाद सरदार जी बोले तो चेयर एक है, हम कितने हैं, दो हैं, तो चेयर भी कितनी चाहिए थी, दो। अब बड़ी मुश्किल होगी तो चलो शुक्र हो आगे पीछे चेयर लगवा दी। थोड़ी देर बाद कहानी ऐसी हुई कि उस लाइन में पीछे तक चेयर लगना क्या हो गई, शुरू हो गई। बट इस बीच में उसने कहा दूसरे वाले को, कह रहा भाई अगर बात मान ऐसी कि अगर ऐसा है कि मान लो किसी को सुसु आ जाए और वो चला जाए, अब मान ले तो अपनी बीवी को छोड़ के, होने वाली को छोड़ के गया, और तेरे जगह यहाँ पर आके सरदार जी बैठ जाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि सरदार जी की तुम्हारे वाले। तो बात समझो, और उसने जो शब्द कहा वो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। मतलब जो वहां लेवल था ना बातों का, वो एक एक्सट्रीम लेवल था। बट उस एक्सट्रीम लेवल के बाद भी ना, पता है पहली बार सारे कॉमेडियन के अंदर एक बसी आया, दुबे आया, रवि गुप्ता, उसके बाद टंडन थे, सारे थे, मतलब टोटल जितने भी आज तक मैंने सुने सारे थे। बट सबने सिर्फ एक ही फंडा कि भाई प्लीज कोई वीडियो मत बनाना। क्या कह रहा है, क्योंकि वीडियो आजकल क्या है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है जीवन के साथ और जीवन के बाद। तो उसने क्या, उसके महीप सिंह ने सरदार जी सुना है भाई, मैंने उसे वाहियात बदतमीज कॉमेडियन आज तक जीवन में नहीं देखा भाई साहब। मतलब उसके अगर मैं तुम्हें सुना पाता ना, तो मेरे पास है ऑडियो, सुना पाता मतलब। बट उन लोगों ने सिर्फ एक चीज का डर था, और डर ये था कि भाई उनका काम क्या है, रोजी रोजी मतलब छीन ना जाए कोई कर दे। फिर उन्होंने बताया कि हम तो फंसेंगे फंसेंगे, वीडियो बनाने वाले फंसेगा। तो मैं आपसे जो ये कहना चाहता हूँ, देखो ऐसा है कि जब तुम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते हो, अगर मैं टेस्ट लेता हूँ उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर वो टेस्ट ना लूँ तो तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा, और अगर तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा तो आगे का काम धंधा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारी रोजी रोटी का ख्याल रखो, पढ़ते रहो, रिजल्ट देते, वरना आजू बाजू में नए नए हमें देख के कोई खुलते रहेंगे, उसको कोई मतलब तो है नहीं ना। तुम्हें डेमो की चाहत है तो 3:30 बजे छोड़ दूं? अरे पगलो, भाई ओरिजिनल ओरिजिनल हो, हम तो डेमो देते ही नहीं, हमारे यहाँ कोई डेमो में तुम बैठते हो मेरी क्लास में तो पहले ही कहते हो डेमो बैठते ही नहीं, हम तो काटने बैठते हैं, जो आएगा कटेगा कटेगा, है कि नहीं है। आ जाओ बर्नर पे बैठाते हैं ब्रूनर को। अब बर्नर और ब्रूनर, तो इस कहानी के साथ ये कि आप ये मत सोचो कि टेस्ट से सिर्फ आपका ही फायदा होगा, टेस्ट से किसका फायदा होगा, मेरा। और मेरे फायदे के साथ ऐसा होगा, तुम कहीं जाओगे, तुमसे कोई पूछ लेगा, तुम बोलोगे अरे मैंने बहुत मेहनत करी, मैं रात को 8-8 9-9 घंटे तक पढ़ती थी। बहुत तो बदतमीज ऐसे होंगे जो नाम ही नहीं लेंगे मैंने कोचिंग भी
मिली थी, है ना। मतलब ये कहते नहीं बस वो हम तो 8-8 12-12 घंटे, अरे ऐसा सब कहते हैं। मेरी भी एक वीडियो पड़ी जिसमें सबने कसम खाई थी पहले महीने की सैलरी देंगे, आज तक फोन भी नहीं आया उनका, सैलरी तो दूर की बात। तो रहने दो, आ जाओ तुम लोग। अब ब्रूनर के बारे में जब बात करोगे तो ब्रूनर का कोग्निटिव जो है, आप समझ, ब्रूनर की थ्योरी छोटी थ्योरी है बट इससे रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे, बिकॉज ये कंपेयर की गई थी किसके साथ, हाँ पियाजे की थ्योरी के साथ। और ब्रूनर जो साहब हैं उन्होंने ना कई सारे, बट हाँ इतना जरूर है कि ब्रूनर की थ्योरी में भी एक नई लर्निंग ऐड हुई है जो मैं आज बता के जाऊँ, जो आपने मतलब 101% श्योर हूँ मैं आपको नहीं पता उसके बारे में। तो यहाँ ब्रूनर के बारे में कि ब्रूनर का जन्म कब हुआ, कहाँ से आने जाने, इस पर कोई काम नहीं करता। ब्रूनर की थ्योरी ना हमेशा एक डिस्प्यूटेड थ्योरी में रहता है कि ये नहीं समझ पाए हम कि लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इनके साथ ज्यादा आया या फिर जॉन डीवी के साथ आया, क्योंकि जितना फेमस इसने लर्निंग बाय डूइंग को किया उतना ही फेमस क्या किया था जॉन डीवी ने। अब जॉन डीवी के साथ साथ किलपैट्रिक भी मिल गया था, उसने भी इस काम किया, बट इस वाली चीज को ना क्या हुआ, इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग काम ये नाम नहीं दे पाए। मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो जॉन डीवी से ज्यादा बेहतर किसने समझाया था इन्होंने, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पर काम करते थे, इसीलिए हमारा जो एनसीएफ है वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पर काम करता है ना, कंस्ट्रक्शन में क्रिएट करने पे काम करते। बट इन्होंने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग ना बोल के इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि बच्चा जो काम करता है वो किस पे काम करता है, एक्शंस पे काम क्या करता है। इसका मतलब जो शुरुआती जो सेंसरी मोटर जो पियाजे बोलता था वो इसे सेंसरी मोटर ना बोल के क्या बोलता था कि बच्चा क्या करना है, एक्शन करना, मतलब हाथ पैर हिलाएगा, कुछ एक्टिविटीज करना शुरू करेगा। बाद में इस वर्ड को डिफाइन जब करने लगे लर्निंग बाय डूइंग, इससे पहले जॉन डीवी से डिफाइन कर चुका था और किलपैट्रिक इसे बढ़िया से फेमस भी क्या है, दोनों ने मिलकर कर दिया था। किलपैट्रिक जो प्रोजेक्ट मेथड के साथ भी जुड़ता है बाद में जाके, तो कई सारे ऐसे नहीं, ये मत समझना जीवन में कभी भी कि एक नाम एक के साथ ही जुड़ा होगा। जैसे इसी के साथ अगर आप जाओगे तो मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ, सारी चीजें समझ लो एक बार। एक वर्ड आया डिस्कवरी, डिस्कवरी वर्ड को जो फेमस करने का काम था वो इसने ही किया, लेकिन डिस्कवरी को फेमस करने का काम एक और था, ह्यूरिस्टिक मेथड देने वाला जिसका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग। बट उसने क्या किया, उसने मेथड दिया, इसने कहा कि डिस्कवरी क्या है, लर्निंग। तो जो पूरा वर्ड बना वो क्या बना है, डिस्कवरी लर्न। तो इसीलिए सवाल डायरेक्ट जवाब पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग कौन होगा, तो फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग कौन कहलाएंगे, ब्रूनर। अब डिस्कवरी लर्निंग जब भी होगी, डिस्कवरी तभी हो सकती है जब कोई क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग। जब कोई उसमें क्या डालेगा, एक्शन, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा, क्रियाएं करे। या वो तभी हो सकता है जब उसमें क्या होगा, ए से क्या होगा, एक्टिव, क्या होगा, एक्टिव। इसीलिए अगर तुम ध्यान दोगे तो पियाजे हो, वाइगोत्स्की हो, ब्रूनर हो, सब लोग एक ही बात कहते हैं कि बच्चा जो होगा वो एक्टिव प्रोसेस में होता है, वो पैसिव प्रोसेस में नहीं। अब कोई इंसान डूइंग में है, इसका मतलब वो क्या है, आप जब आप भाई टेंस पढ़ते हो तो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और कॉन्टिन्यूस की पहचान ही क्या होती है कि उसके आइन, इसका मतलब काम क्या है, चल रहा है, चल रहा था, चलने वाला होगा, जो मतलब उसमें प्रोसेस हो गए। तो यहाँ अब उसने इस वाली बात के साथ क्या कि कोई डिस्कवरी अगर हो रही होगी तो उस डिस्कवरी के साथ कुछ ना कुछ क्या जुड़ेगा, नया। और जो नई चीजें जुड़ेंगी वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करे, क्रिएटिविटी को भी क्या देंगे, क्रिएटिव काम को क्या देंगे, जन्म। तो अगर आप पूरे वर्ड को देखोगे तो ब्रूनर की थ्योरी सिर्फ एक ही चीज पर काम करती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना। और जब आप किसी चीज की क्रिएटिविटी में और सृजनात्मक में हो तो आप एक बात और बड़ी प्यारी सी होती है कि आप उसके साथ हमेशा क्या रहने वाले हो, इन्वॉल्व। और अगर आप चीजों में शामिल है, मान लीजिएगा दो लोग किसी रिलेशनशिप में है, एक इंसान फोन करता है, दूसरा फोन ही नहीं उठाता, तो कितने दिन इन्वॉल्वमेंट चलेगा, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे क्या हो, खत्म। मान लो इस क्लास में है कि भाई मैं टेस्ट देता हूँ और आप रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहते, तो मैं फिर कितने दिन टेस्ट लूंगा। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। आप इंटरेक्ट करते हैं तब जब सामने वाला आपके साथ होता है, आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं तब जब सामने वाला भी आपके साथ नहीं होता। मान लीजिएगा मैं बिजी हूं और मेरे अब चाहने वाला जो भी होगा उसे पता है कि मैं काम कर रहा हूं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट इज नॉट अबाउट कि आप फिजिकली सामने हो, इन्वॉल्वमेंट होता है कि आप किसी के दुख में शामिल हैं, किसी के सुकून में शामिल है, आप हर जगह हर तरीके से उसके पास क्या है। लोग जो केयरिंग वर्ड जोड़ते हैं ना, इंग्लिश में केयरिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। कभी सुना है आपने कि CARING, या आपने ये वाला सुना है CARE, या इसके वाला ING सुना हो, नहीं सुना ना, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं जा सकती। जैसे मैकडी तो बड़े प्यार से बोल देगा आई एम लविंग इट ना, आई एम लविंग इट नहीं बोलता, आई एम लविंग इट। लव उसमें ING नहीं आता, तो इसे मैं तुझे प्यार कर रहा हूं कभी बोला जा सकता है, मैं तेरी देखभाल कर रहा हूं,
तो इसका मतलब केयरिंग, मेरे हस्बैंड बड़े क्या है, केयरिंग है, तो मैं से कुछ के होंगे ना, तो मेरे हस्बैंड के ऐसा कोई नाम नहीं होता। हस्बैंड जो जो कहता है ना मेरा हस्बैंड बड़ा केयरिंग है, वो पागल बना रहा है अपना अपने पति का, क्योंकि ये ऐसी इंग्लिश कोई वर्ड ही नहीं होते। केयर करना अलग होता है, केयरिंग करना क्या है अलग, जिसका तो इन्हीं चीजों को जब ब्रूनर बताने लगा तो ब्रूनर ने कहा कि किसी भी चीज में सबसे पहले जरूरी ये बात है कि देखो इसका इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहता है, इंटरेक्शन कहता था। क्या कहता था? इसका मतलब इन दोनों की थ्योरी में एक बड़ा मेजर सा पार्ट है, ये कहता है कि सब लोग एक साथ शामिल होके चलो, और वो कहता है जब शामिल हो जाए तब, इसीलिए जब शामिल हो जाएंगे तो यहाँ ए और बी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट, लेकिन जब उन दोनों को मिलना होगा उससे पहले उन दोनों को एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब भी हम जाते हैं, क्यों हमारा एनसीएफ जो है वो किसकी थ्योरी पर बेस्ड आ जाता है, ब्रूनर की। तो एनसीएफ जो है पूरा हमारा 2005 वाला, 2000 से पहले वाले जो है व्यवहारवाद पर, मतलब बिहेवियरिज्म पर है, लेकिन उसके बाद वाले नॉर्मली क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर है। और अगर आप पूछेंगे कि फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आप ओरिजिनल किसे बोलेंगे, तो आप उसको किसको बोले, ब्रूनर। बट किसी भी किताब में आज तक ये मेंशन कहीं पर नहीं है कि फादर ऑफ जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ब्रूनर है। बट हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म की जो रेवोल्यूशन लाने का काम किया था वो इसने किया था। बट ऑन द अदर हैंड अगर यही सवाल आ जाए कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के फादर कौन कहलाते हैं, तो फिर जाके वो कहलाएंगे बेंडूरा। अब वो जब मैं सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि क्यों उन्हें को, इसलिए सोशल लर्निंग थ्योरी को सोशो कॉग्निटिव लर्निंग के साथ कैसे जोड़ा गया, वाइगोत्स्की क्यों उसके साथ जोड़ा, वो एक नया पर्सपेक्टिव है जो हमारा नया ऐड जुड़ेगा। फिलहाल बस याद रखना कि ब्रूनर की थ्योरी में सबसे ज्यादा जितने भी नए और पॉजिटिव वर्ड हैं, जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, वो हमेशा किसके साथ जुड़ जाएंगे, ब्रूनर। इसीलिए एनसीएफ के साथ आने वाले सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड सिर्फ और सिर्फ ब्रूनर की थ्योरी को ही बताते हैं। अब एक काम करो, जो जो आज तक तुमने एनसीएफ में पॉजिटिव वर्ड पढ़े हो उनमें से कुछ नाम ढूंढ के लाओ और उसे ब्रूनर के साथ जोड़ दो। एक्टिव, हम कहते हैं बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सही है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग है, बच्चा इन्वॉल्वमेंट करेगा है, बच्चा कुछ नया एक्शन करेगा वो है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा वो है, बच्चा रियल लाइफ से अगर सीखेगा वो भी क्या है। हाँ, और अगर रियल लाइफ से सीखेगा तो इसका मतलब उसकी कहानी में क्या है कि बच्चे को किससे जोड़ना है, वास्तविक जीवन से। और इसके अलावा अगर मैं कहूं कि रोट मेमोराइजेशन हटाना है, तो क्योंकि जब आप लेक्शन को डूइंग उसमें पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लर्निंग जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट होगा अपना आप ही क्या हो जाएगा, खत्म। तो ब्रूनर जो है आपको यहाँ वर्ड से याद रखना है, किताबी ज्ञान कहता है कुछ इस तरीके से कि जेरम ब्रूनर जो है एक इन्फ्लुएंशियल थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट में माने जाते हैं, जिन्होंने क्या बोला था, लर्निंग को क्या बोला है, एक्टिव, और क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिव। नीचे देखो, उन्होंने बिलीव था कि लर्नर जो बिल्ड करते हैं नई नॉलेज बाय क्या है, कनेक्टिंग इट विद दैट दे क्या है, ऑलरेडी, कि जो जानते हैं उसी के साथ। इसीलिए इनका एक लो भी आता है, रेडीनेस टू लर्न, जो आप नॉर्मली थोंडाइक में भी पढ़ते हो। जब थोंडाइक में आप पढ़ते हो ना, हाँ हाँ, प्राइमरी जब थोंडाइक पढ़ोगे, प्राइमरी रेडीनेस पढ़ोगे, उसके साथ इफेक्ट पढ़ोगे, एक्सरसाइज पढ़ोगे, वहां भी काम आएगा। बट इसकी इनिशियल शुरुआत के साथ कौन चला जाता है, ब्रूनर जाता है, जिसे समझा पाता है। तो अगर मैं ये लिखवाऊं तो ये पेपर में आना नहीं है, तो मैं यही की बात कह सकता हूं कि ब्रूनर कोई पूछेगा कहाँ के रहने वाले थे, यूएस से, इतनी बेसिक सी बात है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, किताबें क्या है, कोई जरूरत नहीं है। बस इनका जो स्पेशल था वो क्या था, डिस्कवरी और एक्शन। बट इस इंसान ने एक नया वर्ड और जोड़ दिया, जिसकी वजह से बाद में ना टीचिंग में एक नया रेवोल्यूशन की तरह आया, वो था स्पाइरल। क्या था, जो आपने आज तक ये पढ़ा होगा, स्पाइरल है ना, छोटा कर स्पाइरल करिकुलम के बारे में जब आप बात करते हो तो स्पाइरल ना नॉर्मली हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है। जब आप पढ़ते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है, स्पाइरल। नोट क्या होता है, लीनियर नहीं होता, क्या होता है, स्पाइरल। तो जब स्पाइरल से डेवलपमेंट से याद आया कि जब जैसे मोरल डेवलपमेंट खत्म होगा, हम ना इमोशनल डेवलपमेंट की मैं एक पीपीटी बना रहा था, मतलब आज तक इमोशनल डेवलपमेंट लास्ट टाइम जो पढ़ाया था। तो जब मैं इमोशनल डेवलपमेंट को पढ़ रहा और कुछ नया मिला, इंसान के पास ना प्यार के कितने तरीके होते हैं, बताओ आप प्यार कितने तरीके से करते हो। वो नहीं जो थिएटर में होता, वो प्यार नहीं होता, कुछ और होगा। और इस क्लास में होने वाली सारी घटनाएं काल्पनिक है, जिसका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, प्यार कितने टाइप का होता होगा, चलो अंदाजा लगाओ, 1 2 3 4 5। कुछ कह रहे हैं, हमें क्या लेना देना, हमारा तो एक ही तरीके का होता है ना। है ना, हाँ, सोना बाबू बेबी, है ना, सही बात तो ऐसे कह रही जैसे रोज अप्लाई कर रही हो। हाँ जी, प्यार ना भाई 7 तरीके का होता है। कितने तरीके का, 7। हाँ जी,
क्या बोली? हाँ, थ्योरी ऑफ लव दी थी उसने, उसके 3 टाइप बताए। और 3 टाइप में उसने बताया कि भाई जब आप किसी के मतलब प्यार होता है ना, किसी साधारण भाषा में समझाऊं तो अभी समझा था लेकिन किताबी भाषा में एक काम करेंगे, 7 प्रकार के प्यार के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, है ना। क्लास कौन सी आएगी? इमोशनल डेवलपमेंट तब पढ़ाएंगे, है ना। पता क्या चला लोग डेमो पे चले जाए, है ना। 7 और नहीं तो प्यार के चक्कर में तो आएंगे ही आएंगे, है ना। आ जाओ। तो वो प्यार वाले 7 टाइप के होते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था ना, उसके एग्जाम्पल बनाते टाइम मुझे लगा कि मैं किसको शामिल करूं, तो उन एग्जाम्पल में मैंने तुमको शामिल किया, है ना। हाँ, मैंने तुम लोगों को क्या किया है, शामिल किया बाकायदा ग्राफ के साथ। तो जिस दिन वो इंटरेस्टिंग, अभी आगे मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट वो अलग अलग पढ़ के चलेंगे। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ाते टाइम जब लगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी देर का काम था, पहले 1-2 घंटे क्लास में होता था। इस बार जब मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बना था, उसको बनाते बनाते मेरे को अभी तक स्लाइड हो चुके हैं 253। कितने हो चुके हैं? 2। एंड स्टिल वो अभी क्या चल रहा है प्रोसेस में। अब तुम सोचोगे सीटेट वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिर क्या ही बताते होंगे, बहुत बड़ा होने वाला है ना। देखो ये होता है मार्केटिंग का तरीका भी, है ना। आओ इधर। तो इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और क्या कर रहे हैं, लर्निंग है नहीं, क्योंकि मैं उसे पढ़ते जा रहा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ क्या इंटरेस्ट बनता जा रहा है, इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो मैं उसमें क्या करता जा रहा हूँ, ऐड। जैसा अपन आज इसमें भी ऐड करके कुछ लाए हैं। तो एक बात बड़ी स्पाइरल से आते हैं। तो नॉर्मली आपने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्पाइरल ने बता दिया कि भाई चीजों को क्या कर रहे हैं आप, स्पाइरल एक तरीके। बट एक बात याद रखना, ब्रूनर बोला कि स्पाइरल जब भी होगा वो हमेशा क्या होगा, एकदम जो चलेगा वो स्लो से क्या चलेगा, फास्ट। या आप उसे कह सकते हैं कि पहले इजी आएगा फिर क्या आएगा, एडवांस। तो हम ये अगर सिंपल वर्ड में बोलें कि तो पहले क्या होंगी चीजें, बेसिक्स, और उसके बाद क्या होंगी वो एडवांस। तो अगर स्पाइरल होगा तो स्पाइरल मतलब आप पहले सीख रहे हैं एक कोई बिल्कुल बेसिक सा लेवल, लाइक कैंडी क्रश के ना, कि पहला लेवल बिल्कुल आसान था, फिर उसके बाद लेवल क्या है, बढ़ता। तो स्पाइरल करिकुलम वही है जो अकॉर्डिंग टू एज। तो इसकी जो भी थ्योरी है उसमें एक बड़ा प्यारी चीज है कि इसकी सारी की सारी थ्योरी पियाजे के हिसाब के साथ ही क्या है, एज बेस्ड है। क्या है, एज। अब सोचो मैंने आपको ये वर्ड क्यों याद करे, क्योंकि मैं लाइन नहीं चाहता था आपके साथ। हमने कहा ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा ब्रूनर के हिसाब से कैसे दिमाग यूज करता है। तो वो दिमाग यूज करता है लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन उसकी लर्निंग बाय डूइंग किसके हिसाब से होनी चाहिए, एज। वो एक्टिव एक्शन करता है बट वो किसके हिसाब से होनी चाहिए, एज। वो डिस्कवरी करता है बट किसके हिसाब से करेगा, एज। वो न्यू करेगा बट किसके हिसाब से करेगा, एज। वो किसी चीज को क्रिएटिव करेगा वो भी क्या होगा, एज। वो किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा। तो जो भी चीजें आएंगी वो एज रिलेटेड होंगी, बट उसके साथ हमेशा क्या करें। तो जब इसके बारे में ब्रूनर बोलने लगा तो ब्रूनर अपने कुछ क्या देने लगा, की को। एक बार ये की कॉन्सेप्ट 5 है, इसको लिखो, जो मैं कुछ समझा चुका हूं, कुछ आपको हाथों हाथ समझा देता हूं। तो अगर कोई पूछेगा किसी सवाल में कि ब्रूनर ने अपने कितने की कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो याद रखना 5। ब्रूनर के उसमें क्या है, 5। पहले वाला क्या है, लर्निंग एंड क्या है, एक्टिव। पहले वाली बात बता चुका हूं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। क्या बताया था कि बच्चे का क्या होगा, एक्टिव रहना क्या है, जरूरी है। अगर वो एक्टिव नहीं तो कभी कुछ सीखेगा भी नहीं। दूसरी लाइन क्या बोल रही है भाई, रेडीनेस। अभी सिखाया था कि नहीं सिखाया था कि बच्चा हमेशा क्या करेगा, रेडी। मतलब जो पुराना ज्ञान है उसे नए ज्ञान के साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। हम एक एक वर्ड में लिखेंगे, तुम्हें पढ़ने के लिए हम पूरी पीपीटी दूंगा। तीसरा क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ नो। इसका मतलब ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कहीं भी। मान लो अभी मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, मैंने पियाजे वाइगोस्की पढ़ाया, ब्रूनर छुड़वाया, मैंने मोरल डेवलपमेंट शुरू कर दिया, तो मेरी क्लास का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर मतलब हुआ किसी चीज को उसके सिस्टमेटिक तरीके से और उसकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना। स्पाइरल क्या कहलाएगा, बेसिक टू क्या कहलाएगा, एडवांस। इसका मतलब चीजें जो कनेक्ट होनी है पहले क्या होंगी, छोटी, और उसके बाद क्या होंगी, चीजें क्या होंगी, ऐड। और लास्ट वाला मेरे बच्चे क्या लिखा है, स्पाइरल। स्पाइरल सॉरी लास्ट वाला क्या, डिस्कवरी लर्निंग में क्या करेगा, नया कि पुराना, नया करे, क्रिएटिव करेगा कि वो करेगा कन्वर्जेंट टाइप करेगा, क्रिएटिव करेगा। सारी की सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, नहीं। हाँ आएगा आएगा। कंटेंट अटेनमेंट मोड, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कैम थ्योरी इज गिवन बाय ब्रूनर। जब और कैम के अंदर भी 3 चीज होती है जिसको पीटीए बोला जाता है। हाँ ना 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 ना, वो अलग है, मैंने सही से फिल्टर, वो अलग है, बिल्कुल वो अलग है, वो अलग है। ना ना ना, हर चीज वो अलग है, मतलब वो आता इसके अंदर है बट वो बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा सिस्टमेटिक तरीके से लेंगे। लर्निंग ऐसे क्या है कि बच्चा हमेशा क्या करेगा, एक्टिवली क्या है, सीखेगा। रेडीनेस मतलब तैयार रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम तैयार किस चीज के लिए हो सकते हो, जो तुम्हें सीखना। मान लो तुम्हारा कल एग्जाम है,
तो अगर कल एग्जाम है तो एग्जाम के लिए रेडी होने का मतलब आपने उस चीज को सीखा होगा। तो इसका मतलब जब आपके पास प्रीवियस कोई नॉलेज है, उस इंफॉर्मेशन को जब अपना गैदर किया हुआ है, तो एग्जाम में जाके आप उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे आज एसएसटी वालों का पेपर था, पेपर कैसा आया मैं देख के आया, बट मैं किसी को अपने साथ लेके नहीं गया कि कैमरा, और उसके पीछे का रीजन था जान कि पहली मीटिंग वालों में जिन्होंने पेपर दिया उन्हें नहीं पता पेपर कैसे आना है, लेकिन अगर मैं किसी को बता दूं कि ऐसा पेपर आया है तो दूसरों के लिए क्या हो जाएगा, फायदा, पहले वालों के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बताने को दुनिया भर के लोग बताएंगे, बट मेरे एथिक्स कहते हैं कि मुझे अभी ये वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा जा रहा है वो अपने, जैसे मान लो पीआरटी कितनी शिफ्ट होगी, मिनिमम से मिनिमम मान के चलना 1,76,000 का जो डेटा है वो सही है गलत वो तो कुछ दिन बाद पता चल पाएगा, बट अगर वो इतना भी है तो मान के चलो तुम लोगों की टोटल शिफ्ट अगर पेपर में होने वाले को तो करीब 40 से 45 शिफ्ट कहीं नहीं गई। अब पहले दिन वाले बच्चा डर के जाएगा और उसके बाद मैं बता दूं कि पेपर में आया, जैसे केवीएस में हुआ था, केवीएस के पहले टेस्ट में किसी को ये नहीं पता था कि हिंदी की जो कविताएं है रेनबो वाली वो आने वाली है। अब अगली बार क्या है, सबको चाहे कुछ भी ना हो थोड़ा थोड़ा पढ़ के सब क्या है चले गए थे, तो गलत है। तो सेम तरीके से रेडिनेस क्या कह रहा है कि आप पुराने ज्ञान को क्या करें, स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, कोई चीज ऐसी है जो कैसे, ये पांचों को एक एक वर्ड में बताने का रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में जितना कम डेटा आपके पास हो उतना ज्यादा क्या है अच्छा, बस आपको याद सारा होना चाहिए। पहले वाला अपन का क्या है, लर्निंग एज ए एक्टिव, हमें समझने की जरूरत नहीं, देखो जो हम जा रहे हैं, बच्चा क्या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बात खत्म। बच्चे को देखो कंस्ट्रक्ट क्या करेगा, इंटरेक्टिंग विद क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट, और क्या करेगा जो उसके आजू बाजू में आएगा वो उसी से क्या करेगा, सीखेगा, पहली बात। दूसरी तरफ अगर उसने देखा तो क्या कहता है, देखो लर्निंग कैसे बिल्ड हो रही है, किसके साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ। बच्चे किस क्या करेंगे भाई, जो उन्होंने पढ़ा था उस लेवल को देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन द कंटेंट इज मैच्ड टू देयर क्या होगा, लेवल ऑफ, मतलब अच्छा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब एज भी आ जाएगी कि जो जिस टाइम पर है। मान के चलो भाई अब तुम्हारे उसमें पीआरटी का पेपर है और तुम्हें जाके मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल देने लगूं तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना, ये वाला। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। हमने क्या बोला था कि बच्चे को हमें क्या रियल लाइफ से चीजें देनी है, हमें उसे कोई भी मेमोराइज वाले फैक्ट नहीं देने, और स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, इसका मतलब एज के हिसाब से भी होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप की बच्चों से रटे ना, बच्चों से क्या करे समझे। नीचे में देखो क्या लिखा होगा, हायरार्किकल, क्या लिखा होगा, मतलब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने जोड़ कि भाई चीजें क्या हो, एक हायरार्किक मोड में हो, ऐसा नहीं कभी भी कोई आ जाए, वो स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट तरीके से अगर आप जाओगे तो क्या लिखा है, स्पाइरल, स्पाइरल में क्या बोला था मैंने तुम लोगों को, अच्छा इसमें कहीं लिख रहा है कि देखो क्या लिखा होगा, रिविजिटेड एट क्या होगा, इंक्रीजिंग क्या है कि जो लेवल है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेंगे, वहीं पे नहीं रखने वाली बात, उसी के हिसाब से, और चीजें क्या होती चली जाएंगी कनेक्ट। जैसे तुम लोग की ये डायरी दिखाना है, अब ये बुक है, ये बुक को हम स्पाइरल बुक बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब ये स्पाइरल इसलिए क्योंकि ये इस पेपर को कनेक्ट करके रखी है, अगर इसको निकाल दो तो सारे पेपर क्या कर जाएंगे, बिखर जाए। लेकिन जब नोट्स बना रहा हो कोई बंदा तो पहला लेवल दूसरा लेवल इस तरह धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा कि पहले चैप्टर से क्या है दूसरा, दूसरे से क्या है तीसरा, तो नंबर क्या हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद अगर ये आ जाए तो लास्ट वाला क्या लिखा है मेरे बच्चे, डिस्कवर, और डिस्कवरी लर्निंग में तो बच्चा क्या करेगा, खुद से चीजों को क्या करेगा, एक्सप्लोर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो क्या करेगा, शुड गाइड रेदर देन क्या है, डिक्टेट नहीं करना, उसे क्या है इनकरेज, इंडिपेंडेंट, मतलब खुद सोचेगा और खुद क्या है करेगा। अपने को इसे सुननी थी, समझनी थी, पेपर में जिस तरह आएगी। तो हमने जो यहाँ पर रखा था, हमारे सामने एक बड़ी प्यारी सी चीज है कि हमारे सामने चीज है, इसका मतलब लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस में जो होगा तो बच्चा क्या नहीं चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए, बच्चा क्या होने नहीं होना चाहिए, पैसिव नहीं। दूसरा रेडीनेस फॉर लर्निंग का मतलब था किससे कनेक्ट होना चाहिए, प्रीवियस, किससे कनेक्ट होना चाहिए, प्रीवियस, पूर्व ज्ञान के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ा हो, पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, ठीक है। अब जो तीसरे वाली लाइन है मेरे बच्चों क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर, उसमें बड़ा निम्बल सिंपल सा फंडा था, क्या है, स्टेप बाय स्टेप, कि चीजें क्या हो, क्रम से जुड़ी हो। स्पाइरल वाला क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कनेक्ट, कनेक्ट भी होना चाहिए, और वो होना चाहिए बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, या आप छोटे से बड़े की तरफ इसका जुड़ाव होना चाहिए, कनेक्ट। और डिस्कवरी लर्निंग में क्या था, कुछ ना कुछ क्या करता रहे, नया करता रहे, या कुछ ना कुछ क्या है एक्सप्लोर करता रहे, खोजना करता रहे।
अपने को बस यही अपने सामने रखना है, बाकी किताबों की लाइन है उससे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। तो कितने कॉन्सेप्ट बताए हमने भाई? 5। इसमें से जो मेजर वर्ड निकल के आएंगे वो पहला है एक्टिव, दूसरा क्या है रेडिनेस, तीसरे वाला जो हमारे सामने क्या है स्ट्रक्चर, चौथे वाला क्या है स्पाइरल, और पांचवे वाला हमारा क्या कहलाएगा डिस्कवरी। डन। अब इतनी चीजों के होने के बाद जो अभी जिक्र चल रहा था कि इतना तो अपने जान लिया, लेकिन जानने के बाद हमारे सामने क्या आता है एक ही कि ब्रूनर ने अपनी थ्योरी में भी कुछ स्टेजेस बताई। क्या बताई? स्टेज। तो एक सवाल आपके सामने पहले है, देखो क्या लिखा है, हो इस रेडियो क्या लिखा होगा? डिस्कवर। तो मेरे बच्चे याद रखना इसमें क्या लिखा है? डिस्कवरी। और देखो तुम्हारे पेपर का ही सवाल है, तो सीधी सी बात है किसने दिया था? ब्रूनर साहब ने। अच्छा, अगर यहाँ पर डिस्कवरी क्या लिखा हो? मेथड। क्या लिखा हो? डिस्कवरी में, तो याद रखना उसका जवाब क्या हो जाए? आर्मस्ट्रॉन्ग। इन दोनों बातों को हमेशा क्या है याद रखना, मेथड जो आर्मस्ट्रॉन्ग का है और जो लर्निंग है वो ब्रूनर साहब की है। चलो जवाब मिल गया। अब आते हैं 3 मॉडल जो है रिप्रेजेंटेशन की, अपनी थ्योरी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनों को पता है इसकी थ्योरी के 3 नाम? हाँ जी, हाँ तुम भी पूरी रिसर्च ही करके आए हो हैं। ये क्या होता था? इश्क, वो नहीं गाना देवदास में का, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, इश्क। ऐसी आज साउंड आएगी सांप वाली है ना, नागिन वाली। बस बस पता चला पैरों में कहीं घूम रहा हो आगे, नागिन आ जाए। ये क्या है? ई आई है। ई का जो मतलब है वो क्या है? बहुत बढ़िया। सारे लोग पेपर पेन छोड़ो, एक बार इसे आसानी से समझाता हूँ फिर से। आई का मतलब क्या है? आइकॉन, आइकॉनिक। और एस का मतलब क्या? अच्छा एक बात और, जितने भी लोग ना मुझे कहते हैं कि सर हिंदी में करा दो, तो हिंदी में लिखवा तो लो, लेकिन एक बात तय है कि जिसने इसका नाम हिंदी में रखा ही नहीं तो उसको वो समझाएगा क्या, है ना। तो आइकॉनिक क्या है? इमेज को क्या प्रतिरूपण, ऐसे बोला जाता है, जो भी है बाकी तो है ना। तो कौन बिल्कुल कानों का अंधा है? हाँ कानों का अंधा ही है वो, जैसे है ना क्या बोल रहे, इतनी देर से बोला फोन साइलेंट पे लगा लो, मानते ही नहीं। और इनएक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्रिय। बताओ अब एक बात बताओ, एक्टिव को भी यही बोलेंगे, इनएक्टिव को भी, क्या मतलब है ये? वो सही तो कह रहा था कल, वो सही बात कर रहा था कि मेरे से जाकिर खान बोला कि मेरे को उसमें जाके बोलने लगे वहाँ न्यूयॉर्क में जाके कि जो आप ये सुनाते हो इंग्लिश में सुनाओ। इंग्लिश में क्या मजा? उनको इंग्लिश में अंटी अंटा अंटी अंटा अंटी अंटा करता रहूँगा, हिंदी में बस चाची ताई मामी फूफी सारी की सारी क्या है इसे अंटे, और अंग्रेजी में तो एक ही बोलेंगे ना अंटी वाला। तो इसलिए भाई कुछ वर्ड जैसे हैं उसे क्या रहने देने चाहिए, वैसे हिंदी के हिंदी में रहने दो, इंग्लिश के क्या है अब ये स्टेज चली, एक बार अपना पेपर पेन छोड़ो, बाई चांस बुरे दिन तुम्हारे आ जाए तो इसकी एज पूछ सकता है, अदरवाइज इसकी एज नहीं। और इसकी एज क्यों पूछने का रीजन है, क्योंकि एज ना स्टेजेस में प्याजे ने बता दी थी। प्याजे ने स्टेजेस बताई, इसने भी स्टेजेस बताई, वाइगोस्की ने कोई स्टेजेस नहीं बताई थी, उसने लैंग्वेज का डेवलपमेंट बोला। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, किसी में क्या आ सकता है जल्दी, किसी में क्या आ सकता है लेट। बट इसके बारे में अगर बात करोगे तो उसने ये वाली बात बोली कि भाई जो इनएक्टिव स्टेज आती है वो आती है 0 to क्या है 3। इसके सबसे बढ़िया पहले 3 साल का फिर 4 साल का गैप कर दो, तो इसके बाद जो हो जाएगा 3 to क्या हो जाएगा 7, और ये क्या होगा 7 and क्या है अबव। ये नॉर्मल इसका क्या निकलेगा मेरे बच्चे? एज। कि अगर कोई भी पूछेगा यहाँ, अब जरा एक बार समझना फिर उतार लेना आराम से। इन तीनों चीजों को समझाने के लिए पहले जो से इसका मतलब 0 से लेके 3 आई। अगर अपन प्याजे की स्टेज के साथ जाएं तो 0 to 2 बोलता था, उसके बाद 2 to क्या है 7, और फिर क्या है 7 to। एक बात तो तय है, प्याजे अगर 7 to 11 पे तीसरी बोलता था, 11 अब चौथी बोलता था, तो उसने क्या किया, तो इसकी और इसकी स्टेज में बस याद रखना कि जो हमारी ब्रूनर की तीसरी स्टेज है, इसका मतलब वो प्याजे की तीसरी और चौथी दोनों स्टेज के क्या है इक्विवेलेंट है। तो कोई पूछेगा कि कॉन्क्रीट स्टेज ऑफ जो उसकी है किसकी? प्याजे की, और जो फॉर्मल स्टेज है प्याजे की वो किसके साथ जाएगी? तो इसका मतलब क्या समझ। कोई पूछेगा कि जो यहाँ अब दूसरा, अभी आपके सामने क्या होगा, ये क्या है 0 to क्या है 3 और 3 to क्या है 7, क्योंकि 7 तक प्री ऑपरेशनल क्या होती है खत्म, लेकिन यहाँ पर प्री ऑपरेशनल क्या है शुरू तो हो जाएगी, लेकिन उसने लेवल पर नहीं। हम इसे बोलेंगे कि जो पहले वाली स्टेज है उस किसके साथ है सेंध,
ये क्या है सर? इसका मतलब प्याजे की सेंसरी और वाइगोट सॉरी ब्रूनर की इनेक्टिव दोनों क्या है? सेम तरीके से जो हमारे प्याजे की क्या है प्री ऑपरेशनल और इसकी जो आइकॉनिक है वो दोनों क्या है ऐसे। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि ब्रूनर का आइकॉनिक जो स्टेज है वो प्याजे की कौन सी स्टेज के सिमिलर है, तो क्या बोलोगे भाई प्याज? तो एज के हिसाब से याद रखना कि 7 से 11 किसके साथ जाता है? तीसरी के साथ। हमारा तीसरे वाला किस में आ रहा है? इसके तीसरे में ही आ रहा है, बट इसने चौथी नहीं बताई, तो इसका मतलब तीसरी और चौथी इसकी तीसरी के साथ मिल जाती है, दूसरी क्या है? दूसरे के साथ ही मिलती है, और पहली क्या है? पहले के साथ मिलती है। बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ कि किसी को कैसे समझाया जाए कि किस किस तरीके से काम चल रहा था। अब इनएक्टिव स्टेज जो है और आइकॉनिक, तो यहां पर क्या हुआ कि किसी भी चीज को जैसे मान लो इसमें भी जो बच्चा काम करेगा उसकी स्टेज ना एक्शन बेस्ड होगी। अच्छा एक याद करो, जब हमने प्याजे पढ़ा था तो प्याजे में रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, और रिफ्लेक्सेस क्या था? रिफ्लेक्सेस एक्शन ही कहलाते थे, प्राइमरी सर्कुलर एक्शन, सेकेंडरी करने वाला। तो इसमें क्या है? तो ये इसमें एक्शन। इसका मतलब ये भी अगर आप कहो कि इनएक्टिव स्टेज में बच्चा किस पर बेस्ड करता है? सेंसेस। या तो हम इसने सेंसेस ना बोल के इसने क्या बोल दिया? एक्शन नाम दे दिया। क्या बोल दिया? एक्शन। अच्छा इस एक्शन को भी नाम बोलने की बजाय इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे कि इसने क्या किया, इसे नहीं पता था बेचारे को छोटे को, तो इसके हाथ में क्या आ जाती है? मिर्च आ जाए, बोल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो छोटा बच्चा हमेशा क्या करता है? चीजों को मुंह में डालता है, जो समझा। तो सेम तरीके इसके सेंसेस कब जाएंगे? जब मिर्च क्या चली जाएगी? मुंह में। वैसे इसे दिखने में मिर्च दिखा दो, चाहे इसे क्या है रसगुल्ला दिखा दो, सब चीजें क्या दिखाई देंगी? सेम। तो जब तक इसको टेस्ट नहीं करेगा, सेंसेस में नहीं जाएगी, उसे पता नहीं। अब दूसरे तरफ क्या आता है? आइकॉन। अब जैसे उस बंदे के सामने पहला टेस्ट था, अब उसके सामने जब भी वो किसी जगह देख लेगा तो उसे क्या चिल्लाना शुरू करता है? मिर्च मिर्च मिर्च, है ना? इस तरह। जैसे आपने कभी छोटे किसी घर में है छोटा बच्चा 2 या 3 साल का हो, तो जिनके घर में 2-3 साल का बच्चा हो ना, बेस्ट एग्जांपल होता है प्याजे की थ्योरी को समझने का, समझाने का। मान लो उसने टीवी में कुछ देख लिया, है ना? टीवी में वो होता है ना घसीटा, कौन सा था, एक ग्रीन सा बंदा ऐसे पूरी बॉडी में आके नाचता रहता है यार, मैंने उसमें देखा था, दीदी की बेटे, मेरे नाम है, चैनल याद नहीं है, एक है ना डांस करता रहा, हाँ एलियन टाइप का डांस करता है ना वो वाला। हाँ हाँ घसीटा ही था, आमी का जो भी है, मेरे को घसीटा याद है, ऐसे ही सुना होगा मैंने ना। हाँ तो मेरे को घसीटा ही सुना होगा। सोन कुछ ऐसा है। बस समझ गए ना तुम इतना? हाँ तो इसका मतलब वो वाला क्या हुआ, अब जब भी बच्चा उसे देखेगा और जैसे सॉन्ग आएगा उसे देखते हुए फटाफट क्या करना शुरू कर दे, वैसा ही डांस करना। और मान लो कहीं दूर चला गया और पीछे से साउंड आ रही है, तब भी उसके पैर में टकने शुरू हो जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब ये, इस एग्जाम्पल समझा। तो पहली बार जीवन में तुम्हें दिखा दिया मैंने समोसा, ये क्या होता है? समोसा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारे सामने जब मैंने कहा कि भाई ले आओ समोसे, है ना, तो समोसे प्लेट में जब तुम्हारी नजरों के सामने हैं, वो क्या कहलाएगा? ये वाला था। और उसके बाद समोसे आए लेकिन गेट से बाहर थे, लेकिन स्मेल अंदर तक आ रही है, वो क्या कहलाएगा? देखो समोसे आए नहीं लेकिन तुम्हें समोसे की स्मेल आ रही होगी, तो इसका मतलब वही क्या कहलाएगा? तो जब चीजें इमेज में, मतलब जब तुम एग्जाम में जाओगे और एग्जाम में जाते तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आ जाएगी, फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो जैसे वो सवाल आएगा 1 सेकंड के लिए तुम्हारा दिमाग तुरंत घूम जाएगा कि हाँ ये वाला सवाल हमने कहाँ पढ़ा था? क्लास में। तो इसका मतलब क्या होगा? सिंबॉलिक। उस क्लास में जो टेस्ट वाला जो मास्टर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा होगा, मान लो वो हूं मैं, तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या है? आइकॉनिक। तो आइकॉनिक मेरे बच्चे याद रखना, किसी आई से क्या याद रखोगे? इमेज। क्या याद रखोगे? तो इसका मतलब जो भी चीजें फोटो में, जैसे तुम लोगों ने अपने अपने किसी ने वॉलेट रखता हो और इस वॉलेट में ने फोटो संभाल के रखा हुआ, तो इसका मतलब वो क्या है? आइकॉनिक है। तो जब आप इमेज से दिखाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आइकॉनिक। जब आप उस चीज को क्या कर रहे हैं? सोचने पर कह रहे हैं कि यार उस फोटो में बताओ वो कहाँ था, पर फोटो सामने नहीं था, वो क्या कहलाएगा? सिंबल। और आपने कुछ नहीं बताया और पहली बार में जब बच्चों को आप बता रहे हैं नोजी नोजी नोजी, तो इसको वो फोटो को दिखाएंगे मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी आते इस दूसरे से पूछा कि अच्छा बेटा बता मैं कहाँ हूँ, तो बच्चा बोलेगा देखो मम्मी यहाँ, और वो खुश हो जाएगी, मम्मी कितना पढ़ा लिखा बच्चा है, अरे रटवाया है तुमने, ये मम्मी 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 है। इसे तुम अगर सोतन 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 बोलते तो वो सोतन सोतन भी बोलता, क्योंकि उसे बेचारे को समझना थोड़े ना था। तो आ जाओ जरा इस बात को पढ़ते हैं किताबों के हिसाब से, क्या कहता है?
देखो इट रेफर्स द रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, नॉलेज क्या है ये रहा। बस एक ही बात याद रखना कि पहली स्टेज हमेशा किस पर काम करेगी, एक्शन। बाकी फालतू की चीजें हैं। देखो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, मेन प्रिंसिपल है। इसके बाद लर्नर क्या करते हैं, बाय फिजिकल। जो मैंने बताया कि जैसा आप उसे दिखाएंगे वो वैसा उस चीज पर क्या कर लेगा, सीख लेगा। और उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा, देखो एग्जाम्पल है ना, चिल्ड्रन लर्न टू शेक ए रेटल टू मेक अ साउंड, कि अगर उसे पता चल गया ऐसा है तो उस चीज को क्या करना शुरू कर देगा, रिपीट करना। दूसरा देखो एक बार क्या लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है, इमेज। तो सवाल यही पूछेगा किससे है, तो आइकॉनिक किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इमेज के। अब दूसरी तरफ देखो इसमें क्या होगा कि जो सेंसरी है उसमें क्या हो जाएगा, विजुअल वंस आना शुरू होंगे। बस आपने क्या करा, बच्चे को फोटो, जैसा आपने देखा ना वो बुक्स आती हैं आजकल और उसमें सिखाया जाता है, तो इमेज दिखा के ये क्या है भाई, रेट है, ये कैट है, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और तीसरा वाला मैंने क्या बोला था, जब वो क्या कर रहेगा, इमेज। बहुत बढ़िया। तो एक बार तीसरे वाला भी पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द क्या होगा, यूज ऑफ वर्ड एंड क्या करेगा, अदर सिंबल टू डिस्क्राइब क्या कहलाएगा, और वो कैसे होगा कि उसकी जो मेमोरी में होगा उसे अचानक से क्या आ जाएगा, याद आ जाएगा, और उस आइडिया को रिप्रेजेंट करना क्या कर देगा, शुरू। देखो अब ना 2 मिनट के लिए फिर एक बार ये भूल जाओ, 1 मिनट क्योंकि हमने क्या पढ़ा। तो सवाल ऐसा आया, क्या है ये सवाल है, छोड़ दो 2 मिनट। Who among the following purpose that children represent information and knowledge in their memory in 3 different but inter। आप देखो 3 different but क्या लिखा होगा, interrelated mode such as क्या है, एक्शन बेस, दूसरा क्या है, इमेज बेस, और तीसरा क्या। अब देखो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा पहले वाला है वो क्या है, एक्शन बेस, दूसरे वाला क्या है, इमेज बेस, तीसरे वाला हमारा क्या है। इसका मतलब जब ये सारी चीजें समझ लेगा, इस चीज को किसने बताया था भाई, ब्रून। किसने बताया था, ब्रून। पियाजे हमारा पता ही था, ब्रून फ्रेंड ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी देता है, और वाइगोस्की हमारा सोशो कल्चर पे था। सवाल पढ़ो। According to Brunner, children should represent information and knowledge in their memory in 3 different but interrelated mode. Which of the following is not? तो नोट में कौन सा होगा, परफॉर्मेंस बेस उसकी नहीं होती, इमेज बेस भी थी, एक्शन बेस भी थी, बट परफॉर्मेंस बेस नहीं था। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, खत्म। अब आ जाता है वो मॉडल, लेकिन उससे पहले आप वो उतार लो जो हमने लिखा था सबसे पहले वाला पेज। क्या लिखा था सबसे पहले, ये वाला। बाकी जितने लोगों को मैंने स्कैन कराया था उसमें वो पीडीएफ पूरी की पूरी भेज दूंगा, बाद में एग्जाम के टाइम पढ़ लेना उसको। नोट्स छोटे रखो। प्रेरणा दीदी मिलेगा, सब मिलेगा। तू भी बड़े, हाँ तो लास्ट में एक आई थी ना, अरे हर हफ्ते एक आई थी ना, हाँ तो इस हफ्ते भी एक आएगी, फिर ये नहीं आएगी। हर हफ्ते एक ही आते, दो तो नहीं आ सकते ना। आज भेज दो, पहली बार वो इन्होंने मेल नहीं करना भूल गए थे। वो कितना मैंने कहा ना, इसकी कोई वो नहीं है हर जगह। हाँ अरे एक बात और सुन लो, कई बार ना आपके सामने एक चीज और होगी, यहाँ बता देता हूं। जब हम ना नॉर्मल बेसिक पढ़ते हैं तो आप ना एवरेज निकालते हैं सबके उससे। यहाँ ना कई जगह 0 to 1 वाली स्टेज है ना, फिर 1 नहीं लेते हम इसमें। बस इसे क्या है, अगर रेफरेंसेस पे अभी जाओगे तो याद रखना 0 to क्या होगी, 3 होगी, 0 to 1 मत करना। अगर मैंने भी कभी लिखवाया तो तब भी याद रखना 3, 4 और क्या है 7। याद करने का तरीका बता दिया, पहली 3 पे आएगी, दूसरी के बीच में 3 और 7 आ गया, 4 आ गया, और 7 है नंबर। याद रखने का तरीका बताया बस मैंने। सैटरडे की क्लास कितने बजे चलती है, ये दिमाग में ख्याल आना, ये दिमाग में ख्याल आना कौन सी स्टेज में आएगा। बहुत बड़े, क्या हुआ तुझे, कुछ और ही दर्द हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। कल संडे है, संडे की छुट्टी किस किस को चाहिए, अपने घर ही रहा करो, हमने कौन सा बुलाया तुम्हें। भाई इस शनिवार की क्लास 2 बजे इसलिए होती है कि कुछ लोग का स्कूल है, कुछ लोग ना पढ़ के मतलब पढ़ा के आते हैं। तो मतलब दो पहले एक ही दिन क्लास होती थी, अब 2 दिन होती है कि वो लोग स्कूल से आते हैं तो उन्हें मतलब वो क्लास उनकी मिस ना हो सुबह 11 बजे। ठीक है, हाँ हाँ तुम जाओ। कल 11 बजे संडे में, 10 बजे कर दें, 9 बजे कर दें। हम्म। क्या हुआ, चलो
अच्छा एक काम कर लूं, जो शनिवार वाली क्लास है वो 2:30 से लेके 4:30 तक कर लेंगे, 2 घंटे कर लेंगे। देखो, नहीं रखने से बढ़िया तो 2 घंटे कर लो यार, ऐसा मत करो प्लीज। हाँ हाँ, मतलब जिसको दूर, अच्छा किस किस को कितना कितना दूर जाना होता है? हाँ, गुफा वाला मंदिर, वो बागपत वाला, हाँ हाँ, तो यहीं रुक जाया कर। मेरे मम्मी पापा ने हमें बचपन से बड़ा करते करते ये बोला, हम पढ़ने जाते थे साइकिल पे, 12 कोस जाते थे, 12 कोस आते थे। तुम बागपत ना जा पा रहे यार? आ जाओ आ जाओ। हाँ, मेरा इमोशनल डेवलपमेंट जागृत नहीं हुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें वो ही रहने दे, हर बार सेम ही, चुप रहे। हाँ जी, चलो तू बढ़िया आदमी है, आओ इधर। भूल जाओ 2 मिनट। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों स्टेज पे एक ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल क्रिएट करना है जो इस चीज को समझा पाए। डन। मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, सारे लोग अपना अपना एग्जाम्पल सोच लो। जो बढ़िया एग्जाम्पल देगा 100 रुपये इनाम दूंगा उसको मैं, जो सबको पसंद आए। इन तीनों स्टेजेस को समझाना है एक एग्जाम्पल से, कि इस स्टेज पर ये एग्जाम्पल ऐसे, इस स्टेज पर ये एग्जाम्पल ऐसे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बनाना है, जो बनाएगा 100 रुपए आएगा। पहले मेघा का नंबर। तू क्या सोचे, सवाल ही पूछेगी बस मेरे से? मैं भी नाग समझ फोटो संभाल लेता हूँ। बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ। 100 रुपए का सवाल है, नहीं बना पाए तो मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं बना देता हूँ। एक बच्चे सामने, हाँ जी बोलिएगा, तेज बोलो मेरे बच्चों, खुल एकदम जोर से। हम्म। हम्म। गलत जवाब। 3 साल तक तो बच्चा कुछ भी नहीं, उसे सुसु पोटी नहीं पता होता बेचारे को, रास्ता तो क्या बताएगा वो। हाँ, 1.5 से 3 साल का बच्चा आता है टॉयलेट ट्रेनिंग में। मतलब ये एग्जाम्पल इसने हो क्योंकि आप उसे पूछेंगे नहीं, वहां तो सवाल आई नहीं, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट वहां में होगा नहीं। हाँ जी, पहले उनका भाई नंबर। हाँ, आराम आराम से बता, जल्दबाजी मत कर। हाँ, बुक को देखा, मतलब बुक को देखा यहाँ, ठीक है, बुक की पिक्चर देखा। अच्छा, बुक को देखा और बुक को पिक्चर को देखा में दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब बुक बंद देखी, पिक्चर खुली हुई देखी। अरे नहीं, बच्चों वाला एग्जाम्पल दो, तुम कहाँ दे रहे हो उसके वाले, मोदी जी जैसे एग्जाम्पल दे रहे हो यार। हाँ, एक बार और, वन मोर टाइम जी। हाँ, रुक बेटा, किसी की आवाज आ रही, कोई और कोई बताना चाह रहा है क्या? हाँ बोलो नितिन। हम्म। 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 हाँ, पहले अब गोरा हो गया तुम्हारा, जिसका अब ऐसा नहीं, लड़की को एक चांस ज्यादा दिया जा सकता है, लड़कों के हिस्से में नहीं होता। हाँ, लड़की को चांस, लड़कों का हिस्सा कट गया। आवाज सुनो, हाँ, लाइव एग्जांपल सुन लो। हाँ। हाँ, ठीक। हाँ। हाँ। मतलब हम बच्चों को इस स्टेज में
टीनेज वाले भी बच्चों को पता होता है कि कौन सा फोन किसका है। आप दावेदारी में शामिल हो गए हैं 100 रुपए की। इधर 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 एक बार इधर। हाँ तेरा नंबर नेक्स्ट। हाँ जी खड़े हो। अरे पिछले वालों। हम्म हम्म पिक्चर देखेगा या फोटो देखेगा वो पहचान लेगा ये चॉकलेट है और मीठे मीठे करे ठीक है। हाँ जी नहीं इनका। अरे यार घून घून मत किया करो ना। पता नहीं कौन से के रसगुल्लों के परिवार से आते हो, खरगोशों के परिवार से, कंजरों के परिवार से आते हो यार। है बुलवा दे बेचारी को यार। याद है बोलो। हाँ 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 लाइक अ डॉग। या हम्म। कुछ मिक्स हो गया। बीच का सही है बट आगे पीछे वाला दोनों, पहले इनका फिर आपका और उसके बाद लास्ट में किसी एक का। ये आप मतलब थे मतलब स्टैंड दावेदारी में हो अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे सुनो भाई। अच्छा तुम लोग फिर वही आगे ना वही हरकतें करते हो, तुम्हें फिर लिखने की आदत होगी, फिर तुम्हारे नंबर कम आए। अभी करूँ बेइज्जती, नंबर दिखाऊं? हाँ तो रुक जाओ। तुम्हारी इज्जत किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। हाँ तो याद रखना। हाँ जी तेज तेज। ओ हीरो। नाइस नाइस परफेक्ट परफेक्ट। एक और है बस, उधर पीछे कोई है भाई लास्ट। हाँ जी दोस्त सुनो, तुझे बताना है इसके बाद बताइए। हम्म 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 फिर क्या हुआ, वो बड़ा हो गया, 3 से 4 साल का हो गया, अब मार्केट में है, बदल गया। हम्म फिर लोग उसको देख रहे हैं कि खाना बनाता है, हम्म 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 ठीक। बस एक इनका था शायद। हाँ जी आपका लास्ट। हाँ खड़ी होना पड़ेगा। हाँ हम्म हम्म तो वो जब हम पिक्चर दिखाते फोन में तो वो देख के बताता है कि ये चलाना है, हम्म लेकिन धीरे धीरे उसको लाइन याद होगी तो वो बताता है कि हमें ये करना है। अगर आप इसी तरह नहीं बड़ा बेसिक से। हाँ जी आप भी बताओ। चलो सिंपल सा एक है, कई सारा। गौरव का सही था, उस बच्चे का सही था दूध वाला। इसे और आसानी से अगर एक में जाओगे तो मान लो तुमने क्या, किसी घर में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को रो रहा था, मम्मी ने शांत कराने के लिए पहली बार उसे टीवी दिखाया, मोबाइल दिखाया। तो जो पहली बार उसने मोबाइल देखा उसमें कुछ अलग अलग सी चीजें दिखाई दी, उसने जब उसे देखा वो उसका क्या हो गया, इनएक्टिव। अगली बार जब वो रो रहा था या कुछ भी तो मम्मी टीवी चला रही थी, लेकिन टीवी चलाते मम्मी के एक पर्टिकुलर स्टेशन
सिचुएशन पे आते उसने मम्मी को क्या है रोक दिया कि ये देखना है, इसका मतलब क्या कहलाएगा इनएक्टिव स्टेज। उसके बाद आगे बढ़ते टाइम अगर वो होगा तो कुछ पूछा जाएगा तुझे क्या जानना है क्या सुनना है, तो सीधा सीधा उसका क्या बता देगा, नाम बता देगा। जैसे बहुत तो आप ना जब कोई एग्जाम्पल बनाओ, आप बनाते बहुत बढ़िया हो बेवकूफ, है ना। तो अभी क्या बनाने, एग्जाम्पल बनाने। मैं जाकिर खान सुन गया ना तो थोड़ा अंदर से लिख लेगा अभी तो थोड़ा। तो इसलिए मैं आपसे एक बात और बताऊं कि आप जब एग्जाम्पल बनाते हो ना तो आप ना उसे जिस तरह क्रिएट करते हो, वो जैसे नाम क्या आपका, हाँ रितु, तो रितु ने क्रिएट किया वो अच्छा था, और बीच में उन्होंने जो बोतल वाला किया क्रिएट, वो ना जो इमेज वाला वो लास्ट में दो से गया वो भी बढ़िया था। क्योंकि आप ना बस क्रिएट, बस कोशिश किया करो कि जो ना लेवल, जैसे आपका जो मोटरसाइकिल वाला एग्जाम्पल है ना वो उस लेवल पे समझाया नहीं जा सकता। नहीं, दिल पे लेगी पगली, हाँ? समझे नहीं मैं, हाँ नहीं नहीं नहीं, आपने जो वाटर साइकिल वाला बताया तो वाटर साइकिल तो यहां तक इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा। हाँ अरे नहीं नहीं, सुन सुन सुन, नहीं घबरान, आपने जो क्रिएशन की है वो बढ़िया। मतलब ये कई बार ना हम जब किसी चीज को समझा रहे, मैंने कहा कि रियल लाइफ एग्जांपल करने के, जैसे वाटर साइकिल है तो मेरे बच्चे वाटर साइकिल तो यहां तक शुरू ही नहीं हो पाएगा। अच्छा तेरे दिल को खुश रखने के लिए हाँ बोल दूं, पर अभी भी समझ में आया नहीं। आराम से बता तेरा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो मैं आपको हाँ बोल दूं झूठ में, यहाँ पर जो साइकिल है ना इसमें के पहले ना वो जो बिल्कुल एकदम सेंसरी मोड स्टेज है उसमें ना हम उसे कुछ बताते ही नहीं, वो अपना आप से चीजों को, जैसे उन्होंने कहा रास्ता बताने वाला क्यों कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस स्टेज में जो देखता रहेगा उसे सिर्फ दिमाग में क्या है मेमोराइज करता रहेगा। और एक मिनट, अब जो इतनी देर से आप सोच रहे होंगे कुछ लोग यार हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, पता है क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझ में नहीं है तो इससे रिलेटेड ना प्रैक्टिकल सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपने ब्रूनर की क्लास में कभी ब्रूनर के सवाल देखे तो ब्रूनर के सवाल ना प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, कोई नहीं। जैसे आपका और इन दोनों का एक लास्ट मैसेज उसमें एग्जांपल में हमने कहा कि इनएक्टिव स्टेज वो वाली स्टेज होती है जिसमें हम बच्चे को कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करा सकते, वो चीजों को अपने दिमाग से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, उसे मेमोराइज करता है। इसीलिए छोटे बच्चे को कभी भी कोई भी जो पोएम बोलते हैं, पोम आजकल बोला जाता है, वो उसे कभी भी समझाई नहीं जाती, उसे क्या कराई, रटाई जाती है। जोनी जोनी देखो, and I always I said I'm not your पापा, बट स्टिल तुम क्या बोलोगे, यस पापा। तो इसका मतलब तुमने क्या रटा हुआ है, तो इसलिए वो मेमोराइज वाला जो एक्ट है वो इसीलिए मेरे बच्चे इसमें जो इनेक्ट वाला, आपने जो इनेक्ट पे किसी ने बोला था ना जैसा दिखाया गया वैसा किया गया, वो इनेक्टिव से ड्रामा की होती है। ड्रामा में एक वर्ड आता है इनेक्ट करना, इसका मतलब जैसा आपने देखा वैसे आपने क्या कर लिया फुल। आपके मोटरसाइकिल वाला एग्जाम्पल इसलिए यहां पर वो नहीं सेट हुआ क्योंकि अगर वो यहां तक जाएगा तो उससे पहले उसके दिमाग में ना हर कॉन्सेप्ट अलग अलग, इसका मतलब मोटरसाइकिल में से सारी चीजें पहले अलग अलग बतानी, क्लाउड क्या है, वाटर क्या है, रेन, उसे नहीं पता, उसे लगता है बारिश का मतलब पानी है। हाँ हाँ, तो फिर तुझे इस स्टेज में काम नहीं आता। चलिए विल टॉक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, है ना। हाँ मतलब रखना, क्यूरियोसिटी रहनी। अब मैंने आपको क्यों बोला, इसके पीछे का एक रीजन था, क्योंकि इसी रीजन को जो सबसे पहले, तो 100 रुपए किसको दूं, हाँ गोरा भाई को दे दिया जाए, चल तेरा आधा था झूठी। हाँ तो तुम एक काम करना 25-25 ले लेना था। आओ आओ आओ, चलो टाई हो गया, किसी को नहीं जा रहा। मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था तो मेरे पैसे मेरे ही रह गए। आज अब मेरा एग्जाम्पल ही बढ़िया था, रहने दो बस। अब आओ, मैंने इसको क्यों रोका था, इसके पीछे का एक रीजन था कि इस पे हमने क्यों टाइम लिया। टाइम इसलिए लिया क्योंकि इसी से क्रिएट करता है ब्रूनर अपना CAM मॉडल, जिसे आप क्या बोलते हो, कैम। तो ये जो कैम मॉडल है, सवाल यही पूछेगा कि फादर ऑफ कैम मॉडल क्या है। कैम की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और फादर ऑफ क्या पूछ सकता है, कैम। तो याद रखना कैम का मतलब क्या है, कंटेंट। देखो ध्यान से देखो, कंटेंट करो, कॉन्सेप्ट करो, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मोड। अब देखो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया और जिस पे हमने एग्जांपल में टाइम ले रहे थे, तो मैं आपको क्या क्लियर करना चाहता था कि जो कॉन्सेप्ट है इनएक्टिव का, आइकॉनिक का, सिंबॉलिक का, तुम्हें समझ में आए।
तो मैंने उसको समझाने के लिए तुम्हारे सामने ना 3 चीजें रखी, जिसको हम बोलते हैं पीटीए। पीटीएम नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? पीटीए। तो पीटीए का मतलब होता है कि कैम मॉडल हमेशा 3 तरीके पे काम करेगा। जब तक ये 3 इन्वॉल्व नहीं है तब तक कैम कभी भी काम नहीं। कैम का मतलब में पहला जो पी होता है वो किसी चीज को प्रेजेंट करना। मतलब मैं आया, मैंने आपको चीजों को दिया, जैसे इन लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया वो हमारे सामने इन्होंने क्या किया? प्रेजेंट। फिर मैंने आप लोगों से पूछा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो हमने अलग अलग से देखा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब हमने क्या कि इन सब में से किसका बेहतर है, वो क्या कहलाया? एनालिसिस। तो इसलिए याद रखना कैम मॉडल के भी कितने स्टेज होते हैं? 3। तो याद रखने कितने फेजेस में चलता है? 3। पहली फेज में क्या कहलाएगा? किसी चीज का प्रेजेंटेशन। दूसरे में क्या कहलाएगा? उसका। तीसरे वाले में क्या कहलाएगा? ट्रिक के साथ याद रखना कैम मॉडल इज गिवन बाय क्या कहलाएगा? ब्रूनर। कैम मॉडल के अंदर 3 चीजें कौन कौन से आएंगी? पी टी ए। किसी चीज का क्या करना है? प्रेजेंट करना है। दूसरा क्या करना है? टेस्टिंग। तीसरा क्या है? मतलब मैं आपके सामने आज क्लास ले, जैसे जितने लोग डेमो पे आते हैं वो सबसे पहले आके आज की क्लास को देख रहे हैं, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेजेंट। वो उस क्लास में ना मेरा टेस्ट लेते हैं कि पढ़ा कैसा रहा, वो क्या है? टेस्टिंग। उसके बाद वो फिर जाके फीस जमा कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? एनालिसिस। तो इसका मतलब किसी भी उन्हें वो कॉन्सेप्ट क्या आया समझ में? अटेन करने का मतलब होता है जिसे आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आपको बातें क्या है? समझ में आ गई। तो एक काम करो, अपने को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पढ़ो जरा क्या लिखा है फटाफट। क्या लिखा होगा? इंडक्टिव रीजनिंग पर ये क्या करेगा? काम। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या हुआ भाई? कि हम ऐसे नहीं रटवा रहे, हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को पहले क्या देंगे? एग्जाम्पल, और फिर हम उसे क्या देंगे? रूल। तो इतनी देर से जो क्लास में मैं तुमसे बार बार सबसे पूछने की कोशिश कर रहा था, मैंने क्या निकलवाए थे? एग्जाम्पल। और उसके बाद हमारे मॉडल का क्या आ गया? नाम। तो इसका मतलब हम इसे किस पर है? तो कोई अगर पूछेगा कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन विच रीजनिंग, तो याद रखना क्या है? लिखो जरा एक बार, मैं लिखवा देता हूं ये लाइन ना, लिखो। कॉन्सेप्ट मॉडल, ओ सॉरी, कैम मॉडल इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रीजनिंग? कैम मॉडल इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रीजनिंग? कैम सिद्धांत किस प्रकार की तर्क शक्ति पर काम करता है? तो आंसर में क्या लिखोगे भाई? इंडक्टिव रीजनिंग। अब क्योंकि रिलेशन, जो इसका रिलेशन है किसके साथ है? ब्रूनर के साथ है। किसके साथ है? ब्रूनर। और जब ब्रूनर के साथ इसका रिलेशनशिप होगा तो एक बात कंफर्म है कि जो भी स्टार्टिंग में आपने वर्ड सीखे थे, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो डिस्कवरी हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो कुछ हो, अपना आप में क्या हो जाएंगे? शामिल। इसलिए मेरे बच्चे आगे की लाइन पढ़ो, क्या कहता है? एनकरेज क्या कर रहा है? एक्टिव लर्निंग। क्या करेगा? क्रिएटिव। क्या करेगा? तो इसलिए जब गौरव पूछ रहा था ना कि उसके अंदर आते हैं, तब मैंने कहा था ये डिफरेंस क्या लेके चलेंगे अलग, कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो होगा वो तब होगा जब आप चीजों को प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद बच्चा उसे क्या करेगा? टेस्टिंग पर, और उसके साथ क्या होगा? तो एक बात बताओ, जहां बच्चा एक्टिव होगा वहां रटना होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए जो छोटे वाला काम होगा, तो नीचे तीसरी लाइन में देखो ध्यान से क्या लिखा होगा कि हेल्प स्टूडेंट इंटरनलाइज कॉन्सेप्ट रेदर देन क्या है कि अब इसका मतलब धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को क्या करना शुरू करेगा? समझना शुरू करेगा, वो उसे कभी भी रटना शुरू नहीं करेगा। पहले वाला क्या लिखा था? फेज 1 क्या है? क्या है? प्रेजेंटेशन। ये इसी को क्या बोला गया है? तो इसका मतलब देखो, प्रेजेंट क्या कर रहा है? एग्जाम्पल एंड नो। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल और जो नॉन एग्जाम्पल होते हैं उसका डिफरेंस क्या होता है? हाथ उठाना कि एग्जाम्पल में और नॉन एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी। गलत जवाब। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट से वर्णन होना। किस मास्टर ने पढ़ाया था? किसी किताब में पढ़े हो तुम? अच्छा, उसे बोलते हैं। और कोई भैया? हाँ, पीछे वाले से। हाँ जी दोस्त। हम्म 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 ये आवाज पता नहीं कहाँ से सीख ली, रात से आ रही है, टक टक। हाँ जी मैडम दोस्त। हाँ
शर्म करो तुम लोग, सारे के सारे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। पूछो यार। हाँ, लास्ट एग्जाम्पल बताओ। अरे गधो, पहले एक बार और शामिल कर ले। कौन? अरे एग्जाम्पल जो होते हैं किताबों के, नॉन एग्जाम्पल जो होते हैं रियल लाइफ से, बस खत्म। पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानी बना दी तुम लोगों ने। कहाँ प्रेरणा दीदी, कहाँ बना के लाए तुम? अरे इधर कौन सा था वो कपड़ों के, हाँ टॉप के हैं। अच्छा इधर भी एक और थी, कौन सी थी वाली? हाँ, जो एग्जाम्पल के दूसरे नेगेटिव एग्जाम्पल, उसे नॉन एग्जाम्पल बोलेंगे। इसका मतलब जब आप किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो तो एक कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम्पल जो आपकी किताबों में एज इट इज मेंशन है, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम किससे जोड़ते हैं? रियल लाइफ। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल जब भी आएगा तो नॉन एग्जाम्पल हमेशा, इसका मतलब ये नॉन वाला ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाला आ गया। रियल लाइफ से जो जुड़ा जाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन में। और जो किताबों से जुड़े होते हैं वो क्या कहता है? एग्जाम्पल। इतना सा डिफरेंस होता है बस। और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए भैया। वाह, उसका सही लगा मेरे को, टॉप साड़ी वाड़ी सब करते है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है नीचे लाइन में, क्या लिखा है? स्टूडेंट क्या करते हैं? ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स फ्रॉम, क्या होगा? इसका मतलब बच्चा क्या है? सोचना शुरू कर देता है, एक परिकल्पना शुरू कर देता है। हाइपोथेसिस जो होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन कौन सी स्टेज में आती है? तो इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कैम जो मॉडल होगा वो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कौन सी स्टेज में जाना चाहिए? अब फोर्थ होती नहीं, किसमें होगा? तीसरी में। चलो आगे देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या था अपना? टेस्टिंग को देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है टेस्टिंग में? क्या होगा? स्टूडेंट क्या करेंगे? इजीली क्या कर देंगे? न्यू अनलेबल का मतलब भाई अब ऐसा कोई एग्जांपल जो ना कहीं पे दिया गया था ना कोई बताया गया था, जो हमने क्या कर दिया था? बिल्कुल एकदम नया बनाना। टेस्टिंग क्या है? मैंने तुम्हें कहा कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो तो हो गया, अब तुम्हें क्या करना है? कुछ नया, वो पर्टिकुलर किसी चीज पे लेबल या फिक्स नहीं होगा। और दूसरे में क्या होगा? बच्चा अपना एग्जाम्पल को क्या करेगा? खुद से क्या करेगा? क्रिएट करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या लिखा होगा? एनालिसिस। उसमें बच्चा क्या करेगा? नई नई तरीके, रिफ्लेक्शंस और मेटाकॉग्निशन। आ गया ना? क्या आ गया भैया? और मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग। थिंकिंग आफ्टर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जहां सोच खत्म होती है वहीं से फिर दोबारा सोच क्या होती है? शुरू हो जाए। मतलब सोच के बाद भी सोचना, ये लिखने में अच्छा लगता है, इसका कोई वैसे मीनिंग नहीं है। मतलब अपनी जब सोच ही खत्म होगी तब क्या सोचेंगे? नहीं, कई बार होता है कि आप सोच के थक जाते हैं लेकिन फिर भी आप अपना टाइम लेते हैं कि चलो यार एक बार और सोच लेते हैं। तो यही वाला होगा काम, थिंकिंग आफ्टर थिंक। तो कितने मॉडल, कितना हुआ? कैम मॉडल हो गया। उसके अंदर कितनी चीजें आई हैं? 3। कौन कौन सी आई है? पीटीए, बस याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आज की क्लास का वो पार्ट जो आप में से कितने लोग जानते हैं कि ब्रूनर ने जो इस डिस्कवरी लर्निंग पढ़ ली, स्पाइरल भी पढ़ लिया, लेकिन आपके सामने एक नई लर्निंग आ जाए जिसे क्या बोला जाता है? ल्यूडिक। अब ल्यूडिक के बारे में किसी को पता है? ईमानदारी से बताना है। देखो क्लास की ना मेहनत सफल हो जाती है ना? कितने लोगों को पता है इसके बारे में? आप चैट जीपीटी तो बता देगी, वो अलग बात है ना? मेरे बाद तो ढूंढ लाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। पहले ढूंढना मुश्किल है ना। वो गाना मेरे बाद किसको सताओगे, कुछ गाना था ना, वैसा था। अब तुम मेरे बाद सच में ही सता सकते हो किसी को भी। कहीं जाओ पढ़ने के बाद उससे बस यही पूछना है कि ल्यूडिक जो लर्निंग होता है ये क्या होता है। अब ये क्या होता है समझ ले, कोई बताएगा? इसमें एग्जाम्पल, यहाँ फोटो देखो जरा ध्यान से, इस फोटो से सब कुछ समझ में आएगा। कितने लोग, तुम मोबाइल ही चलाता रहे जीवन भर और ऐसे हालत में आता पता है कितना पढ़ लिया तो भैया। किताब कहाँ है तेरी? कॉपी कहाँ है? तेरी कहाँ है? चल खड़ा हो, आगे जा, वहां बैठ, बिल्कुल आगे एकदम। चल, अरे बोल तभी तो हटा रहा हूँ ना, तो खराब हो जाएगा इनके बीच में। जो मेरा आम सही है उसे तो बचाऊं। सॉरी, जो एप्पल होता है ना, एक सेब होता है। हाँ एप्पल ही बोल रहा हूँ मैं तो। चल माँ चल, सेब बताएगा, थोड़ा गंठा प्याज ये कर दे। हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ भाई फैन ऑफ कर दो। बताओ जरा, एकता जी बताओ क्या होते हैं? फोटो को देख के कुछ समझ में आया क्या? प्ले हो रहा है। तुम भगवान का समय अगर अर्जुन की जगह चले जाते ना, उसकी आंख की जगह ना उसके पिछवाड़े में भी तीर मारते भाई साहब। तुम्हारे बिल्कुल आगे पीछे की तरफ तुम्हें ना निशान दी। अरे ध्यान से देखो इस फोटो को भाई, ये सब कुछ है इसमें। अच्छा वो फोटो बड़ा कर दूं? हाँ क्या
क्या हो रहा है? पीयर लर्निंग नहीं, और कुछ और। अरे बस याद रखना, जो रियलिटी में अगर आपके सामने कभी लो, अगर इमेज और बड़ी देखनी है, इतनी मेहनत शिद्दत से इमेज है, देखो ध्यान से। क्या इसे सिखाने के लिए यहाँ कहीं पर भी टीचर दिखाई दे रहा है? बच्चा अपना आप से क्या कर रहे हैं? तो याद रखना, जब बच्चा रियल लाइफ से सीखता है उसी को क्या बोला जाता है? ल्यूडिक लर्निंग बोला। ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ फालतू में इतना दिमाग लगा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि जो ब्रूनर है वो इस कॉन्सेप्ट के साथ जाता है कि विच प्ले क्या करता है? इन्वॉल्व ए सेफ और एंगेजिंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर, प्रैक्टिस से रिलेवेंट को क्या कर रहा है? देयर क्या होगा? इसका मतलब जब बच्चा खेल कूद में तो है, लेकिन किससे सीख रहा होगा? रियल लाइफ से। उसी को क्या बोला जाता है? आपका क्या है? ल्यूडिक। और उसके बारे में ही बच्चे ने बोला कि फेस करेगा जो भी सिचुएशन जो उसके सामने आएगी, वो देखता जाएगा और उसके साथ क्या है? सीख। अब देखो, तुम लोगों को लगेगा तो मेरे बच्चे सवाल आया था यहाँ से, ये रहा। बस इतना ही बड़ा हो सकता है ये वाला, जो बड़ा हो सकता है मैं कर देता हूँ, इससे बड़ा नहीं, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। अरे कुछ नहीं, इसमें देखो कैसे सवाल दिया। इसने कहा स्टेटेड दैट प्ले हैड ए मेजर रोल ऑफ रिहर्सिंग वेयर द चाइल्ड रिहर्स एक्शंस pertain to real life situation in a safe risk free environment where the child is preparing himself herself to face the difficult situation in a less stressful way। तो उसे जो दिया था, किसने दिया था? लेकिन अगर कोई बोलेगा कि इस चीज को क्या बोला जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा? ल्यूडिक। तो याद रखना, ल्यूडिक लर्निंग वो होगी। लिखो, पहले मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, एक हेडिंग डाल रहा ना ल्यूडिक लर्निंग, उसके नीचे कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बस वो पॉइंट लिख लो। तो ल्यूडिक लर्निंग जो कि बेस्ड ऑन क्या होगे? रियल लाइफ। पहले क्या लिखोगे? बेस्ड ऑन क्या होगा? रियल लाइफ। दूसरा लिखो स्ट्रेस फ्री। थैंक यू सो। नहीं खाता नहीं मैं, चॉकलेट खाता ही नहीं मैं कभी, है ना। चलो दूसरे वाला क्या लिखोगे? स्ट्रेस फ्री। तीसरे वाला उसमें क्या लिख सकते हो? रिस्क फ्री एनवायरनमेंट। क्या लिखोगे? रिस्क फ्री एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो भी लिखना चाहो, रिस्क फ्री। ठीक है, स्ट्रेस फ्री लिख लिया, रिस्क फ्री लिख लिया, रियल लाइफ बेस्ड लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं भाई? क्या होगा? प्ले बेस्ड। क्या होगा? प्ले बेस्ड। हाँ, प्ले बेस्ड लिख लो। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब फालतू में ज्यादा ऐड मत करो, लिखना चाहो। हाँ, कंडीशन नहीं, ऐसा कुछ मत लिखो। हाँ ना विद, हाँ ना, विदाउट टीचर, ऐसा विदाउट टीचर मतलब लिखना अच्छा नहीं। अगर आ भी जाएगा टीचर तो उसमें वो होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस रियल लाइफ से समझ में आ गया सारी चीजों के साथ यहाँ। और इसी के साथ आपका क्या आ जाता है भाई? नहीं, क्यों लिख रहे हो? पीयर लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। हेडिंग डालो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। क्या डालोगे? एजुकेशनल। आपके पास आपके 3 मिनट है, उसमें अपनी अपनी कॉपी पे डाले कि ब्रूनर की थ्योरी से आप क्या समझे कि इसको बच्चे क्लास में जो बच्चा है वो किस तरह सीखता है, क्या फायदे हैं इसके। पीयर लर्निंग का मतलब होता है जैसे प्रेरणा तुझे कुछ सिखा रही है, तुझसे करनी है, ग्रुप में कुछ सीख रहे हैं। बट जब हम खेल रहे हैं तो हम सीखते नहीं ना, खेल खेल में अपने आप से सीख जाते हैं। मतलब मान लो कई बार ऐसा हुआ कि आप किसी ग्रुप में खेल रहे हो और खेलते मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ खेल कूद में बच्चा क्या कर रहा है, सीख। डन है भाई। क्या क्या लिखोगे इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में? बच्चा कैसे करेगा? डिस्कवरी सीखेगा। लर्निंग बाय क्या होगा? डूइंग होगा। और क्या हो सकता है? रियल लाइफ से सीखेगा। डन। और क्या करेगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, एज बेस्ड करेगा। और इसमें जो होगा फैसिलिटेड टीचर जो होगा हमेशा किस मोड में होगा? कंस्ट्रक्टिव मोड में होगा। तो अगर मेरे बच्चे देखना ही सारी चीजों के साथ आएगा, सिंबॉलिक से सीखेगा, इमेज से सीखेगा। उससे पहली लाइन में क्या लिखा होगा? बच्चा किससे सीख रहा होगा? डिस्कवरी लर्निंग। और क्या सीख रहा होगा? मतलब ये ब्रूनर क्या कहता है, इससे जो बच्चे में क्या होगा? डिस्कवरी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? बढ़ेंगी। बच्चा क्या करेगा? चीजों को क्या है? विजुअल आइकॉनिक उसमें देखेगा, सिंबॉलिक में। और क्या करेगा? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से करेगा। उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करेगा? इस पर मतलब चीजों को चंग की तरह क्या है? कनेक्ट करता जाएगा। और इधर क्या कहता है कि बच्चा हमेशा क्या रखेगा?
एक्टिव पार्टिसिपेशन और चीजों में क्या रखा करें। तो अगर मेरा एक बच्चा सवाल पूछ रहा है क्लास में, तो क्या वो ब्रूनर की इस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में शामिल होगा? हाँ, मतलब बच्चा अगर अपने आप से कुछ चीजों के एग्जाम्पल बना रहा है तो इसमें क्या होगा? शामिल। मैं नहीं हूं, मेरे बिना भी वो सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम कहना चाहते हैं कि एक ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चा खुद से चीजों को देखे, सोचे और अगले वाले अपनी प्रॉब्लम को क्या करेगा? सोल्व। तो किस पर आ जाएगा? हमारा ब्रूनर। और जैसे ब्रूनर की बातें आती हैं, उसके बाद ब्रूनर क्या हो जाता है? थैंक यू हो जाता है। एंड फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना तुम्हारा। इसकी 2 पीपीटी देंगे। अभी कितना है सर? अभी तो टाइम है अपने पास काफी, है ना। तो अभी टाइम हुआ है 4:15, 12 है, 15 है, 12 है, 12 है। आपके पास ना कुल मिला के 8 मिनट का टाइम है। कितने का? 8 मिनट बाद आपके पास प्याजे वाइगोत्स की ब्रूनर, उसका एक टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो हम दूसरा टेस्ट भी शुरू कर देंगे, फिर देखते हैं हम कितना स्कोर। डन। इस टेस्ट का कोई चालान नहीं, मतलब कोई फाइन नहीं है। पहले वाले टेस्ट का फाइन होगा। साढ़े 4 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक, 935। हाँ, अच्छा ये कौन पूछ रहा है कितना लंबा और कितने मिनट का टेस्ट है? कौन है? तो आम खाया कर, गुठली लगे ना कर। नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट तो जब 4:30 बजे उसका टेस्ट शुरू करा देना। ठीक, 4:30 बजे शुरू करना है। आज ही करना है, कल सुबह करा दूं? अरे क्या बोल रहे हो? हाथ, आज वाले हाथ उठाओ, कल वाले हाथ उठाओ। आज वालों से कोई फाइन नहीं होगा, कल वालों से फाइन होगा। हाथ उठाओ। कल वाला, आज वाला। आज बिना फाइन, कल फाइन। चलो फिर एक काम करो, हेडिंग डालो पेरेंटिंग स्टाइल भाई, फाइन वाला टेस्ट देंगे कल ये। ठीक है, आज रहने दो। तो आप लोग पढ़ के आ जाना, प्याजे वाइगोत्स के ब्रूनर। कोई बात नहीं, फाइनल। और मैं पीपीटी शेयर कर दे रहा हूं। हाँ, सुनाई नहीं दिया? अच्छा हाँ, रिजल्ट भाई, रिजल्ट भेजना पीडीएफ पे मेरे पास। मेल पे भेज दे। चलो बैठो जरा, आज रिजल्ट देख लेते हैं कौन है। रिजल्ट किस नाम से दिया है? भेजा नहीं क्या? अभी तक तो नहीं आया। डीएसएसबी न्यू बैच प्रिमिटिव स्टाइल है, नहीं आया। आवाज नहीं। हाँ, नहीं नहीं, खोलना नहीं अभी। टेस्ट फिर कल कर रहे हैं हम। आ गया, रिजल्ट आ गया। चलो करें शुरू। हाँ, पक्का? चलो। अरे एक काम करो, सुनो, एक काम करें, नया दिन नया टॉपिक होगा। हाँ, चलो आज ना जो मतलब देंगे 3 को ही बस। तो पार्ट बी की बुक आप गांव बसानी भिखारन पहले आ गई। और मेरी बात का बुरा मत मानना, बुरा मानो काले पड़ जाओगे, ध्यान रखना। मैं कोई भी बात दिमाग से नहीं बोलता, मैं दिल से ही बोल देता हूँ ऐसे ही। चलो, आज का जो टॉपर होगा उसे जो मेरी पार्ट 2 वाली नई बुक आई है बिल्कुल एकदम। जी हाँ, तो है ना, घर नहीं चलाना मैं अपना। तुम तो अपने बाल बच्चों का पहले से जुगाड़ करके बैठे हैं। हाँ है, हम ना करें उनका? अच्छा, तो आएंगे तो फिर इसका मतलब पहले से अंतरिक्ष में घूम रहे कहीं। हेलो, अरे टेस्ट दे रहा हूं फिर एक बार। हाँ,
अरे एक काम करो, टेस्ट ले लो एक बार, हल्का सा नया टॉपिक शुरू करोगे, फिर वो कॉन्सेप्ट कल अपना फिर कल ना मोरल डेवलपमेंट शुरू कर देंगे एकदम सीधा सा ना। तो एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, 2 मिनट में कर लो। 4:20 पे कराऊं, 25 पे शुरू कराऊं? 4:30 पे। ये क्या नाम है, टेस्ट का कितना टाइम है? टेस्ट देने से मत, मतलब टेस्ट से बिल्कुल मत डरा करो, टेस्ट ना आपको ज्यादा इम्प्रूव। हरिंदर 4:30 पे 25 पे 4:25, कितनी देर का टेस्ट है? हमने कितने मिनट डाली? अच्छा एक काम है, 4:25 पे शुरू होगा, 4:50 25 मिनट का टेस्ट है। सवाल कितने हैं? हाँ तो इतने मिनट, 20 मिनट, फिर 20 मिनट का टेस्ट होगा, 60 सवाल। ये 25 मिनट का सवाल, 25 मिनट का 60 सवाल। ठीक है, 25 मिनट दे दो, 25 मिनट दे दो, 60 दे दो, ठीक है। कुणाल राणा कौन है? कुणाल तो जब तो टेस्ट चल रहा था तब तो था नहीं। हाँ रास्ते में टेस्ट दे रहा था तो। दाल काली, दाल में काला। चल तो टेस्ट शुरू कर दिया, हाँ? ठीक है, 4:25 पे 30 पे 4:30 पे शुरू कर दियो, 4:30 पे डन। 4:30 पे शुरू करें। हाँ कितना हुआ है टाइम अभी? 4:16 हुआ है क्या अभी? तो 25 पे कर देते हैं ना। 4:25 रिवाइज मारो जल्दी, 4:25 पे कर दियो, ठीक। 4:25 पे एक सेकंड। रह गया ग्रुप में जो नहीं ऐड हुआ, मैं ये पीडीएफ भेज दो ना फटाफट। ऑन करो व्हाट्सएप, ऑन करो जल्दी।
कैमरा नहीं चल रहा आपका। हम्म। बस ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हो गया, हाँ डन। पकड़ो इधर, ला बेटा दे जल्दी। और किसका रह गया? अच्छा भाई रिवाइज कर लो, तुम तो ऑलरेडी ऐड हो। ये तुम्हारा है। अब व्हाट्सअप कहाँ है इसका? लो, और ऐड ग्रुप कुछ नहीं करना, जल्दी पास कर जल्दी। अरे अपना नहीं देना, स्कैनर नहीं देना भाई, रुक जा भाई। ये लो, दूसरा दूसरा दूसरा, बाद में अभी नहीं, अभी क्लास करा दो फिर हाँ। और कोई? एक सेकंड बस, ये लो इधर कोई ग्रुप में ऐड, हाँ जी क्रिएटिविटी की वो नहीं आई। ठीक है, कोई जवाब नहीं। अच्छा एक बात और याद रखना, बार बार हर क्लास में बोल देता हूँ, देखो मेरी पीडीएफ मेरी मेहनत है, मैं इसमें दो मना नहीं करूँ, आप तक मैं पहुंचाता हूँ क्योंकि आप अपने जॉब पे हो। प्लीज जो पीडीएफ आपके पास आती है उसे शेयर मत करिएगा अपने अलावा किसी को भी, ठीक है? ये मतलब आपके यकीन पर मैं आपको देता हूँ, वरना मैं चाहता तो आपको लिखवा भी सकता हूँ, बट उस लिखवाने में जो टाइम वेस्ट होगा वो मेरे समझाने का टाइम जाएगा। तो अगर आपको ये है कि नोट्स बढ़िया हैं तो प्लीज अपनी नौकरी पे वो मत करिएगा, किसी को शेयर मत करिएगा। मैं भेज दे रहा हूँ अभी, मैं ना आपको अभी जो सुबह टेस्ट लिया अपन लोगों ने उसकी एक जो पीडीएफ है वो भेज दे रहा हूँ, है ना? 30 पे टेस्ट शुरू हो जाएगा, 25 पे टेस्ट शुरू हो जाएगा, वो देखो अभी। देखो ग्रुप में कितने बढ़िया तरीके से तुम्हारे सामने एक टेस्ट है, ये इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों के पास हमेशा क्या रहे, हाँ भाई। गोल्ड, रुक जा एक सेकेंड। आ गया होगा टेस्ट, देखो जरा, हो गया, हो जाएगा स्टार्ट, टाइम लिया करो 1-2 सेकंड का। हाँ वो मत देखना, पीडीएफ आगे बाद में देख लेना, आराम से पहले टेस्ट करो अभी, पीडीएफ घर जाके भी देख सकते हो, तुम्हारे पास ही रहेगी। अच्छा आप लोग नहीं हुए? ओहो, एक सेकेंड, व्हाट्सएप दिखाओ, व्हाट्सएप ऑन करो। मुस्कान तुझे रुकना पड़ेगा एक बार क्योंकि तेरे ऐड नहीं हुआ, तुम लेट हो गए क्या? तुम शुरू करो टेस्ट, और कौन करेगा तुम? कार्ड गया नहीं निकालेगा, कुछ भाषा से बदल ले, आवाज नहीं अब बस।
कुछ मत कर आगे बस। एक सेकंड। हम्म। नंबर बोलो ना। हम्म हम्म 3 चलो। हेलो लिख इसको बस, आवाज नहीं।